हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं सोचा थोड़ा सा हटके बनाऊँ बिकॉज अभी तक जो वीडियो बना रहा था मैं सारा बना रहा था अपना वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, जॉब से रिलेटेड। तो अभी जो वीडियो बनाऊंगा मैं ये है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जापान में है और जो अपना लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस बेसिकली। तो ये उनके लिए वीडियो है और ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना है और कुछ मतलब बिल्कुल डीपली पता करना है तो गूगल अंकल को सर्च करो। गूगल अंकल सबके लिए फ्री है, ठीक है। तो लाइसेंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और मेरा इंस्टाग्राम में पेज है इंडियन कपल इन जापान, उसे जाके आप फॉलो करो और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइसेंस, कि जापान में आप लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ना दो तरीके लाइसेंस लेने के। अब सबसे पहले उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, पीछे ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वो आ रही है, वॉइस आ रही है क्योंकि मैं ना अभी पार्क में बैठा हूँ फैमिली के साथ, तो इस वजह से। लाइसेंस के ना दो तरीके होते हैं लेने के यहाँ पे। एक है कि या तो आप बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से लाइसेंस अप्लाई करो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि आप अपना जो है इंडिया का जो लाइसेंस है आपका, उसे आप जापानीज़ लाइसेंस में कन्वर्ट करवाओ, ठीक है। मैं आपको दोनों के प्रोसीजर बताऊँगा क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने जब लाइसेंस लिया था मैंने लिया था 2014 में, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं जो मुझे पता है, उसके बाद के चेंजेस वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डिटेल में आना तो आप गूगल में सर्च कर लेना। सबसे पहले आपको कोई स्कूल यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा जापान में ना, जहाँ पे आप ये ड्राइविंग सीख सकें और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकें ना, ठीक है। वो स्कूल जब आप सर्च कर लोगे तो उसके बाद क्या होता है कि उनमें ना अलग अलग कोर्सेज होते हैं, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने का, कोई कैश कोर्स टाइप के ना, मतलब ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आप लोगों को चूज़ करने कि आप किस हिसाब से अवेलेबल हो, आप कैसे जा सकते हो, कैसे नहीं जा सकते, कितनी क्लास अटेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो आपको प्रॉपर हर एक चीज़ सिखाएंगे। तो जब आप ड्राइविंग स्कूल जाओगे उसमें क्या प्रोसीजर है कि उसमें आपका सबसे पहले होता है एक रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद आपका होता है ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। जब हम सीख जाओगे, जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तब क्या बता रहा हूँ आपको। तो रिटन टेस्ट, फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपने दोनों क्लियर कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस के बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपको फिर से एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उस रिटन टेस्ट के बाद फिर से एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलेगा। मुझे ये याद नहीं है कि लर्निंग लाइसेंस के कितने मंथ्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लेना एक बार। लेकिन अप्रॉक्स आपको 100 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ना रिटन टेस्ट में, जिसके आपको इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70 या 80% जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं। अगर वो क्लियर नहीं हुए तो ऑब्वियसली फेल हो जाओगे आप। तो जो स्कूल होता है उनका काम ही होता है, उन्हें पता होता है कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या नहीं होंगे, तो वो आपको सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। प्लस इसमें जो फीस होती है, फीस ऑब्वियसली हर एक स्कूल की अपने हिसाब से अलग अलग होती है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होती है अप्रॉक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 2,50,000 जापानीज येन से लेके 3,50,000 जापानीज येन के बीच में होगी ये फीस, ठीक है। तो ये आप लोगों को चूज़ करना है कैसे। अब पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जापानीज स्कूल होते थे, तो यहाँ पे फॉरेनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो जापानीज नहीं बोल पाते थे ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी सीखने में, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली जापानीज में सिखाएंगे सब कुछ, तो अब नहीं समझ में आएगा, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जो है, अब फॉरेनर्स के लिए स्कूल बहुत सारे हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कई मैंने इवन ये देखें कि कोई कई नेपाल से भी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने स्कूल खोले हुए हैं एंड उनका फीडबैक भी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके एरिया के पास में कोई ऐसा स्कूल है तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा ऑब्वियसली गूगल पे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इंडिया का लाइसेंस, ठीक है। उसके लिए ना जब मैंने कराया था तो मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी मैं आपको बताता हूँ। मुझे सबसे पहले चाहिए था कि मेरा जो लाइसेंस है इंडिया का, ऑब्वियसली वो तो चाहिए ना, वो तो नो डाउट। प्लस मुझे इंडिया के जो लाइसेंस जो अथॉरिटी है वहाँ से एक पेपर निकलवाया था मैंने। वो होता है कि मेरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रखा है, ठीक है। वैसा कुछ पेपर होता है, वो आप वहाँ पे पूछोगे अपने इंडिया में अथॉरिटी में, तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो अटेस्टेड होना चाहिए। तो वो मैंने निकलवा लिया था, वो इजीली निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वो आई थिंक अब ऑनलाइन भी होने लग गया है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वो प्लस लाइसेंस प्लस पासपोर्ट। वो पासपोर्ट इसलिए होता है कि वो चेक करते हैं कि जब लाइसेंस बना था आप इंडिया में थे
या नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया में कैसे लाइसेंस बन जाते हैं, ठीक है, जाने की ज़रूरत नहीं होती और वैसे भी बन जाते हैं लाइसेंस, राइट। तो ये सब ये लोग चेक करते हैं। और ये भी होता है कि आपको इंडिया में होना ज़रूरी है अप्रॉक्स 3 मंथ्स या 6 मंथ्स जब लाइसेंस बनाओ उस समय, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो वो लाइसेंस लेके आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो उसका अप्रॉक्स 3000 जैपनीज येन या 4000 जैपनीज येन कुछ होता है, ठीक है। लेकिन वो लाइसेंस जो है ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में होगा, तो आपको वो कन्वर्ट करवाना पड़ेगा जैपनीज में, ठीक है, वो ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे जैप एक जगह है, मतलब कंपनी है जैप, JAF, सब वहीं से करवाते हैं। तो वो आपको पास में मिल जाती है कि कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जाके आप इसे ट्रांसलेट करवा लीजिए लाइसेंस को अपना, ठीक है। तो वो हो जाएगा, फिर वो लेके आप जाएंगे, आप सबमिट करेंगे अपना, 3000 4000 समथिंग लगते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिटन टेस्ट आपका जो होगा ना, वो रिटन टेस्ट होगा सिर्फ उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। जो आप कन्वर्ट करा रहे हो लाइसेंस उसकी बात कर रहा हूँ, जो स्केच से ले रहे हो उसकी नहीं, स्केच से तो ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन होते हैं। तो जो रिटन टेस्ट होता है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और वो 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आपने कार चला रखी है, अगर आपको पता है ड्राइविंग कैसे करते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। वो बताएंगे कि लेफ्ट मुड़ रहे हो तो कोई आ रहा है तो आपको रुकना है कि नहीं रुकना, अगर सिग्नल रेड है तो आप राइट में मुड़ सकते हो कि नहीं मुड़ सकते, मतलब ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, या ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, मुझे लिंक मिला तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी कोई लिंक डाल दूँगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि ये जो टेस्ट है इसमें आपको ऑब्वियसली 80-90% क्लियर करना, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन आपको क्लियर करने जरूरी है। वो कोई भी कर लेगा, आप एक अटैम्प्ट में ही कर लोगे। और अगर आप नहीं कर पाए एक अटैम्प्ट में तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता ये बहुत ईजी है, तो कोई भी कर सकता है, तो आप भी कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को डेट मिलेगी। अब यहाँ पे एक आप लोगों को नोट करने वाली चीज़ है, बहुत ज़रूरी है ये, कि अगर आप स्केच से लाइसेंस बनाते हैं तो उसकी जो डेट्स है ना, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की, जो ड्राइविंग टेस्ट जो होता है उसकी डेट्स आपको 1 वीक 2 वीक या जैसा 3 वीक्स इसमें मिल जाती हैं। लेकिन जो आप बनाते हैं कन्वर्ट करना है, जो आपने इंडियन लाइसेंस से अपना जैपनीज लाइसेंस कन्वर्ट करना है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको डेट्स में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 1.5 मंथ 2 मंथ, कई केसेस में 3 मंथ्स भी होते हैं। मुझे 2 मंथ्स के गैप में डेट मिली थी। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो जापान है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़ें ना लेना, इजी नहीं होता, क्योंकि आप जाओगे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और आपको पता है कि आपने इंडिया में ड्राइव किया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो ये ड्राइव। लेकिन जब आप इनके साथ टेस्ट दोगे, टेस्ट में जाओगे, तो होता क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। आप जाओगे वहाँ पे तो पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, मतलब आपको ना उस एरिया के बारे में जहाँ पर हमने कार चलानी है, वहाँ पे कुछ वो कोर्सेज हैं ABCD ऐसे कुछ, तो वो आपको चार्ट बताएंगे, ऐसे कोर्स है, ऐसे कोर्स है, ऐसे कोर्स है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही पहुँच जाएँ, टाइम से पहले पहुँच जाए, और वहाँ पे कोर्स खुद जाके एक बार चेक कर लेंगे आपने कैसे कार चलानी है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही किया था, सब ऑलमोस्ट ऐसे ही करते हैं, जाके एक बार चेक कर लेते हैं कैसे कार चलानी है, ठीक है। तो ये फिर आपके साथ कोई एक ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर बोल लीजिए या टीचर बोल लीजिए, कोई आपके साथ बैठा होगा जो आपको चेक करेगा कि आप कार अच्छे से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये डिटेल में जाते हैं इन चीज़ों के, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हर एक चीज़ का कि कैसे, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही चलानी है आप लोगों ने, ठीक है। तो कार जब आप वो ड्राइविंग टेस्ट जब आप देंगे, उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्टर होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको पास करना है कि नहीं करना। अगर उसमें पास करना होगा तो उसका भी एक है कि अगर वो आपसे पूरा कोर्स करवा देता है, बीच में आपको नहीं बोलता है कि हाँ वापस ले लो, तो इसका मतलब कि आपके पास होने के चांस 90 से 100% है, ठीक है। इन केस वो बीच में कहीं बोल देता है हाँ यहाँ से मोड़ लो, वापस ले लो, तो इट मीन्स आप फेल हो, ठीक है। उसमें आप ना बहस कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वो आपको लेकिन बताएगा कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, पर जिसके घर से दूर है ना उसको थोड़ा सा इरिटेशन होती है कि यार इतनी बार मैं इंडिया में भी चलाई है गाड़ी, मैं बच्चों से चला रहा हूँ या कुछ भी है। मेरे साथ हुआ था, मैं आई थिंक 3 टाइम्स फेल हुआ था मैं, 4 टाइम में मुझे लाइसेंस मिल गया था। मैं इंडिया में कब से चला रहा हूँ गाड़ी, तो मुझे भी लगता था कि यार क्यों मुझे फेल कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब ऐसे मुझे वो रीज़न देते थे कि मैं सोच नहीं सकता था। तो जो वटेवर, ये तो चलो किस्मत की बात है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप एक बार फेल हो गए, आप उसके बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो उसी दिन, सेम डे, वहीं पे, ठीक है, जो लाइसेंस सेंटर है वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि उसमें आके फिर आपको वहाँ फ़ीस भरनी पड़ेगी, आई थिंक 2500 से 3000 येन की फ़ीस है वो ड्राइविंग टेस्ट की, तो वो आपको भरनी पड़ेगी। हाँ, वन मोर चीज़ मैं बोलना भूल गया आपको, ये जब रिटन टेस्ट होता है ना, उसके बाद आपका वो सब भी चेक होता है, क्या कहते हैं उसे, आइस चेक, और ये सब चीज़ें आपकी चेक होती है वहीं पे, वो सब करते हैं।
ऑब्वियसली उसमें तो आप क्लियर हो जाएगा, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब नेक्स्ट डेट जो आपकी होती है वो ध्यान रखना, वो जो नेक्स्ट डेट मिलेगी ना आपकी, वो थोड़ा जैसे 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद ऐसे मिलती है, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, तो पर हिम्मत मत हारना, ट्राई करना कि पूरा लास्ट तक आप अपना टेस्ट दो। तो ये जो आप जो लाइसेंस कन्वर्ट करवाते हो ना या नया लाइसेंस बनाते हो जो भी है, उसमें आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप उसमें गेंसुकी जो होता है वो होता है 50 सीसी की बाइक होती है। आप इस लाइसेंस में वो 50 सीसी की बाइक चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बाइक जो है वो 50 सीसी से ज़्यादा की है तो आप नहीं चला सकते हैं इस लाइसेंस, पर्टिकुलर लाइसेंस। उसके लिए आपको अलग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें 50 सीसी की बाइक जो है देखो हेल्पफुल है। मेरे पास है 50 सीसी की बाइक भी है, मेरे पास कार भी है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन 50 सीसी की बाइक के ना रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, बट आपको एक बताता हूँ, एक सिंपल रूल बताता हूँ कि उसे आप जो स्पीड है वो 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। 30 की स्पीड से अगर आपने वो बाइक ज़्यादा चलाई और आप पकड़ेंगे तो उसमें आपका चालान हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट भी कटते हैं, चालान भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन बाइक अगर रख लोगे 50 सीसी बहुत अच्छा होता है, बहुत आसपास जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आजकल मैंने सुना है एक नया रूल आया है कि अब इंटरव्यूज़ भी होते हैं। इंटरव्यू मीन्स लाइक आपका वहाँ पे पुलिस वाले के साथ इंटरव्यू होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने लाइसेंस कब लिया, कैसे लिया, ये सब ना अपनी कंट्री में। तो मेरे टाइम पे नहीं था ये, बट मैंने रिसेंटली सुना है कि ऐसा भी हो रहा है, तो ये चीज़ आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड जापान में, आप मेरे को कभी भी मेरे इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है इंडियन कपल इन जापान, उसमें आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरा ये जो वीडियो से शेयर करिए जितना हो सकता है।